वेलकम टू विवान स्टडी। दोस्तों, आज से हमने एक जर्नल स्टडी की नई सीरीज चालू की है और इसमें सामान्य अध्ययन के एमसीक्यूज को कवर करने की कोशिश की जाएगी और आपके सामने इसको डिस्प्ले कराया जाएगा। यह पार्ट 1 है और इसी अरिहंत सीरीज के सारे सीरीज की प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। और वीडियो को अगर आप पसंद आए आपको तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ठीक है, ये जो प्रैक्टिस सेट आपका है ये अरिहंत का है। और दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि ये RRB NTPC का जो सॉल्व पेपर 3 मई 2016 का शिफ्ट 1 में जो हुआ है उसका सॉल्व पेपर मैं करवाने जा रहा हूँ। ये एक टाइप से मतलब सीरीज़ है जिसमें केवल मैंने जनरल स्टडी, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को कवर किया है। ठीक है, और ये रेलवे भर्ती बोर्ड जो अभी अपकमिंग एग्जामिनेशन है NTPC, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे प्रैक्टिस करवाने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रेलवे भर्ती बोर्ड्स NTPC, यहाँ पे जो ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट पदों के लिए जो वैकेंसीज निकली हैं उसमें जो आपका स्टेज 1 होने वाला है CBT स्टेज 1, उसकी प्रैक्टिस सेट्स हमारे पास हैं जिनकी प्रैक्टिस मैं करवाने जा रहा हूँ, शुरू करवाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, अब वीडियो को ध्यान से शुरू से आखिर तक देखें और अगर आपको आपकी कोई क्वेरीज हो, आपके कोई क्वेश्चंस हैं या कमेंट में आप कुछ बताना चाहते हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर इसके रिगार्डिंग ये जो आपकी MCQ PDF है, इसकी अगर PDF आप डाउनलोड करना चाहें तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आपका पहला प्रश्न यहाँ पे आ गया है आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि ये सारे प्रैक्टिस सेट जो मैं चालू कर रहा हूँ ये आज का पार्ट 1 है और ये प्रैक्टिस सेट अरिहंत बुक से लिए गए हैं। ठीक है, अरिहंत बुक जो एग्ज़ाम की फील्ड में, एग्ज़ाम की दुनिया में फेमस है, तो मैंने इसी से सारी जनरल स्टडी, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को पिक किया है। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखें। अगर कोई आपकी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है, किस मिस यूनिवर्स को 2015 में 64वीं मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया? क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, किस मिस यूनिवर्स को 2015 में 64वीं मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए पिया ओलोंजो वुर्त्जबर्ग, बी पॉलिना वेगा, सी ओलिविया जॉर्डन, डी मोनिका राडुलोविक। तो आपको बताना है कि इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है। इसमें करेक्ट आंसर आपका है ए। दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे है ए, पिया ओलोंजो वुर्त्जबर्ग। ठीक है, ये रहने वाली फिलीपींस की, यानी इनकी नागरिकता फिलीपींस की है। ठीक है, तो इनको 2015 में 64वीं मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, आज के MCQs का दूसरा क्वेश्चन आपका है, 24 सितंबर 2015 संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा, जिसे कहते हैं UNGA UNGA, ने 5 नवंबर को क्या घोषित करने का ऐलान किया? ठीक है दोस्तों, तो आपके ऑप्शंस हैं, ए विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, बी विश्व डेंगू दिवस, सी विश्व कैंसर दिवस, डी विश्व पोलियो दिवस। तो दोस्तों, आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा ने 5 नवंबर को क्या घोषित करने का ऐलान किया है। तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर ए, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर होगा विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। ये 24 दिसंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषणा की है। ठीक है, तो क्वेश्चन याद रखिएगा, ये आपकी एग्ज़ाम के लिए, जो आपका NTPC एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने MCQ के साथ रखा है ताकि दोस्तों आपको पूरी तरह से समझ में आए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी जानते भी हैं लेकिन रिपीट करवाना ज़रूरी था क्योंकि प्रैक्टिस सेट में दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका है कि पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ए माउंट एवरेस्ट, बी K2, सी कंचनजंगा, डी नागा पर्वत। आपको आंसर बताना है कि इसमें कौन सा पर्वत सबसे ऊंचा है। ठीक है दोस्तों, तो आपका सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, दुनिया भर में फेमस है ये माउंट एवरेस्ट, सबसे ऊंचा है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर्स, या अगर फीट में
कहें तो 29,035 फीट है इसकी ऊंचाई, ठीक है। तो इसको याद रखना है। इस पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले आपसे कुछ बात करना चाहेंगे, क्योंकि मैं इसमें बड़ी मेहनत लगती है इसको टाइप करने में और आपके सामने प्रेजेंट करने में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक लाइक ज़रूर दें, क्योंकि अगर आप लाइक देंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ वीडियो हमारी काम की है, वीडियो इम्पॉर्टेंट है। आपके एक लाइक से समझ में आता है कि हाँ वीडियो काम की है, हमने जो मेहनत की हमारी मेहनत सक्सेसफुल है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हो सके तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन आपके दोस्तों तक भी प्रॉपर्ली पहुंचाई जा सके, जो कि एग्ज़ाम में काम आने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो आपका अगला है, लेंस की पावर को किससे मापा जाता है। क्वेश्चन है, लेंस की पावर को किससे मापा जाता है। ऑप्शन ए ल्यूमिन, बी डायोप्टर, सी कैंडोला, डी इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करें कि लेंस की पावर को किससे मापा जाता है, तो आपको आंसर क्या करना है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसको आंसर करके बताएं कि करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों बताएं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, कि लेंस की पावर को, लेंस की जो पावर होती है किस माप से मापा जाता है, ठीक है। तो आपको आंसर करके बताना है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा डायोप्टर, ठीक है दोस्तों। आपका जो डायोप्टर है, इससे जो क्या करता है, लेंस की पावर को मापा जाता है, ठीक है। लेंस की पावर को हम क्या करते हैं, मापते हैं डायोप्टर से, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य से पोलो खेल का प्रारंभ हुआ। आपको बताना है कि भारत के किस राज्य से पोलो खेल का प्रारंभ हुआ, पोलो खेल, ठीक है दोस्तों। भारत के किस राज्य से पोलो को खेल का प्रारंभ हुआ। आपका करेक्ट आंसर होगा मणिपुर। पोलो खेल का प्रारंभ मणिपुर से हुआ, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन को याद रखेंगे, क्योंकि मैंने पहले बताया ये अरिहंत बुक से लिए गए हैं। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, ठीक है। इन एमसीक्यूज को मैंने इसीलिए लिया है कि आपकी जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स है आरआरबी एनटीपीसी, उसके लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन 28 जून, बी 22 अप्रैल, सी 5 जून, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको बताना है कि पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप इसका करेक्ट आंसर बताएं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको 10 मिनट का समय दिया जा रहा है। तो दोस्तों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कि पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। आंसर बता देता हूँ यहाँ पे। आप दोबारा एक बार अपने आप से खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि किसी भी पॉइंट को आप जितना ज़्यादा रिमाइंड करते हैं, जितना ज़्यादा मंथन करते हैं, वो चीज़ आपको उतना ही समझ में आती है और आपके एग्ज़ाम में वो काम ही आना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस को मनाया जाता है, 22 अप्रैल, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, किस गति के कारण सीसा पर बच्चा ऊपर और नीचे जाता है। ऐसी कौन सी गति है, जैसे गतियाँ ऑप्शन में दी गई हैं, घूर्णन गति, वक्रीय गति, दोलन गति, इनमें से कोई नहीं। और थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, डा हो गया, दा होना चाहिए। तो किस गति के कारण सीसा पर बच्चा ऊपर और नीचे जाता है, घूर्णन गति, वक्रीय गति, दोलन गति, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करें। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करके बताएं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, किस गति के कारण बच्चा ऊपर नीचे जाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सी, दोलन गति, ठीक है दोस्तों। ये जो दोलन गति है, दोलन गति के कारण बच्चा जो है ऊपर नीचे जाता है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में विवाह का कौन सा ऐसा रूप है जिसमें जीवन साथी का सामाजिक वर्ग से बाहर माना जाता है, ठीक है दोस्तों। निम्न में विवाह का कौन सा ऐसा प्रारूप है, जो प्रारूप दिए हुए हैं यहाँ पे ऑप्शन में, एक्सोगमी, मीसोगमी, इंडोगमी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इसमें जो है जीवन साथी का सामाजिक वर्ग से बाहर माना जाता है किस रूप में, ठीक है। आपको आंसर करके बताना है।
तो आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा एक्सोगमी। ठीक है, इस जो है इस रूप में जीवन साथी का सामाजिक वर्ग से बाहर माना जाता है। ठीक है, विवाह का जो ऐसा रूप है एक्सोगमी, एक्सोगमी में जो है जीवन साथी का सामाजिक रूप से बाहर माना जाता है। ठीक है, तो ये आपका होगा करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है निम्न में किस ग्रह के वातावरण में अधिकांश तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है? कौन सा ऐसा ग्रह है? ठीक है दोस्तों, बताना है आपको कि किस ग्रह में के वातावरण में अधिकांश तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। ऑप्शंस आपके हैं शुक्र, बुध, शनि, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड अधिकांश मात्रा में पाई जाती है। बुध में पाई जाती है, शनि में पाई जाती है, शुक्र में पाई जाती है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा शुक्र। ठीक है दोस्तों, जो अधिकांश जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है पाई जाती है वो शुक्र ग्रह पर पाई जाती है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एनटीपीसी एग्जाम के लिए, कीप इन माइंड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है किस भारतीय मूल के लेखक को मेरा जीवन गौरव पुरस्कार 2015 से सम्मानित किया गया? ऐसा कौन सा लेखक था, भारतीय मूल के कौन से ऐसे लेखक हैं जिनको 2015 में जीवन गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपके ऑप्शंस हैं ए रोहित मिस्त्री, बी अमिताभ घोष, सी सलमान रुश्दी, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको 5 सेकंड का समय मिल रहा है, इसमें आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपका होगा रोहित मिस्त्री। आप खुद से प्रैक्टिस करें, आप खुद से जो है कमेंट बॉक्स में आंसर करें, इससे ये प्रैक्टिस समझ में आएगी हाँ आप कितना आपको कमांड है, आपको कितना आइडिया है किसी क्वेश्चन के आंसर करने के बारे में। ये एक प्रकार का आपका जो है क्विज होता है, आप समझ लीजिए आप क्विज दे रहे हैं। ठीक है, जो आपको 5 से 10 सेकंड जो मिलता है उसमें आप आंसर करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं आंसर करेक्ट कर रहा हूँ या करेक्ट आंसर कर रहा हूँ या इनकरेक्ट आंसर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से एक्टिविटीज़ करना ज़रूरी है। तो आप एक्टिविटीज़ कमेंट बॉक्स में करें, आपको कॉपी कलम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर दें, जिससे कि आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप जो है पॉइंट स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका जो आंसर है इसमें है रोहित मिस्त्री। तो रोहित मिस्त्री हैं, ये भारतीय मूल के लेखक हैं जिनको जो है गौरव पुरस्कार, जीवन गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2015 में। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम के तारे के नाम से जाना जाता है? सभी आपने बचपन में सुना होगा या आपने अपने बड़े बुजुर्गों से ज़रूर सुना होगा कि जो तारा, एक तारा जो है शाम और सुबह दोनों चमकता है। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे पुट किया गया है कि किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम के तारे के नाम से जाना जाता है। तो आपके ऑप्शन हैं ए बुध, बी शुक्र, सी प्लेटो, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, उसके बाद यहाँ से खुद बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बताएं। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा, सुबह का तारा और शाम के तारे के नाम से शुक्र को जाना जाता है। शुक्र ऐसा ग्रह है, शुक्र एक ऐसा तारा है जिसको सुबह का तारा और शाम के तारे के दोनों तारों के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एनटीपीसी में जो एग्जामिनर होते हैं सवाल सीधे नहीं पूछते, वो सवालों को घुमा के पूछते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको टेक्निकली चलना होगा। जैसे ये सवाल नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है 14 दिसंबर 2015 को एक संगीतकार के रूप में किस वायलिन वादक को उसकी उपलब्धियों के लिए 2016 जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2016 में जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? ठीक है दोस्तों, आपके ऑप्शन है माइकल डगलस, इत्जाक फलमैन, एलन लोसरान, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बताना है, आपको समय दिया जा रहा है 5 सेकंड का, आपको 5 सेकंड में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि 14 दिसंबर 2015 को एक संगीतकार के रूप में वायलिन वादक को उसकी उपलब्धियों के लिए 2016 जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या है।
कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपका इसका करेक्ट आंसर होगा दिस वन, इत्तेजाक पर्लमैन। ठीक है, इत्तेजाक पर्लमैन, इनको जो है 2016 में जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है ना, ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। वह कौन सा मूल तत्व है जो सभी जैविक यौगिकों में उपस्थित होता है? आपको बताना है कि ऐसा कौन सा मूल तत्व है जो सभी प्रकार के जितने भी जैविक होते हैं, जैविक यौगिक होते हैं, उनमें उपस्थित होता है, सब में होता ही होता है। ठीक है, तो वह कौन सा मूल तत्व है जो सभी जैविक यौगिकों में उपस्थित होता है? आपके ऑप्शन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, इनमें से कोई नहीं। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जाके बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों आपको समय दिया जा रहा है 5 सेकंड का। 5 सेकंड के समय में आपको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कि वह कौन सा जैविक यौगिक है जो सभी कौन सा मूल तत्व ऐसा है जो सभी जैविक यौगिक में उपस्थित होता है। ठीक है दोस्तों इसका आंसर हो जाए, करेक्ट आंसर होगा कार्बन। कार्बन एक ऐसा मूल तत्व है जो सभी जैविक यौगिक में उपस्थित होता है, चाहे किसी भी टाइप का जैविक यौगिक हो उसमें आपको कार्बन उपस्थित ही होगा, कार्बन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आपको बताना है, आपका 11 नंबर क्वेश्चन नंबर 11 है। आपको बताना है कि एंडी मूरे से पहले कौन ब्रिटिश विंबलडन चैंपियन था। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि कौन सा एंडी मूरे से पहले ब्रिटिश का विंबलडन चैंपियन था। तो फ्रेड पैरी, बनी आस्टन, रोड लोवर, नील फ्रेजर। आपको बताना है कि कौन सा व्यक्ति जो था एंडी मूरे से पहले विंबलडन चैंपियन था। दोस्तों विंबलडन क्या है? विंबलडन एक जो है बहुत बड़ा, दोस्तों ये एक स्टेडियम है। ठीक है, तो वहाँ पे जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं वहाँ पे जाते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि एंडी मूरे से पहले कौन ब्रिटिश विंबलडन चैंपियन था। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि कौन था। फ्रेड पैरी, बनी आस्टन, रोड लेवर, नील फ्रेजर। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में जाके बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेड पैरी। ठीक है, विंबलडन चैंपियन था, विंबलडन चैंपियन फ्रेड पैरी था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है टेक्नोलॉजी से। भारतीय इंटरनेट और मोबाइल सर्वेक्षण संघ के अनुसार 2016 में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की सूची में भारत दूसरे स्थान पर है। किस देश के पीछे छोड़कर भारत ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है? आपके ऑप्शंस हैं अमेरिका, बी चीन, सी रूस, डी ब्राज़ील। आपको बताना है कि किस कंट्री को पछाड़कर इंडिया ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है, भारत ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। किस देश को पीछे छोड़कर भारत ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है? भारतीय इंटरनेट और मोबाइल सर्वेक्षण संघ के अनुसार 2016 में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की सूची में भारत दूसरे स्थान पर है। किस देश को पीछे किया है? तो दोस्तों आप बताना चाहूँगा आपको, ये अमेरिका, इंडिया ने अमेरिका को पछाड़ कर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है दोस्तों, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत पीछे का क्वेश्चन पूछा गया है 2016 का, लेकिन प्रैक्टिस सेट में है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जामिनर आसपास के क्वेश्चन को छोड़कर जो लास्ट टाइम मतलब पास्ट टाइम क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है, तो आप इन पर कॉन्सेंट्रेट जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को संसद में नामांकित किया जा सकता है? तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केवल 2 लोगों को ही एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को संसद में नामित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन मैंने बताया आपको 2, सी। इसका ऑप्शन आपका सी होगा। ठीक है, केवल 2 सदस्यों को ही संसद में नामित किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर एंग्लो इंडियन है तो। ठीक है, एंग्लो इंडियन के 2 लोगों को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष कौन रहे थे? आपको बताना है कि सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष कौन रहे थे। ऑप्शंस आपके हैं ए बदरुद्दीन, बी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सी मौलाना मोहम्मद अली, डी मुख्तार अहमद अंसारी।
तो दोस्तों आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष कौन रहे, ठीक है, सबसे लंबे समय तक। कौन ऐसे व्यक्ति थे जो मुस्लिम धर्म के थे और जो है सबसे लंबे समय तक जो है कांग्रेस में अध्यक्ष रहे हैं। आपको आंसर करके बताना है। 5 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है। आप कमेंट बॉक्स में जाके आंसर करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं लगातार, आप बस प्रैक्टिस सेट्स करते हैं और आप क्विज करते हैं और आप कहीं पर लिखते हैं या कमेंट करते हैं, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस और स्ट्रांग होता है कि हाँ ये आपको आता है, ठीक है। तो आपको आंसर बताना है कि सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष कौन रहे थे। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। और करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष सबसे लंबे समय तक थे, वो थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन आप है, क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 15। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जियोग्राफिकल क्वेश्चन है। दक्कन के पत्थर के प्रमुख फसल क्या है, ठीक है दोस्तों। दक्कन में जो पठार पाए जाते हैं, जो वहाँ पे एरिया जो पाया जाता है, वहाँ की प्रमुख फसल क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन ए दाल, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी मूंगफली, ऑप्शन डी गेहूँ। दोस्तों ये पत्थर ना लिखा है, यहाँ पे पठार होना चाहिए, वो बाय मिस्टेक टाइपिंग में हो गई है, तो याद रखिएगा यहाँ पे पठार है। दक्कन के पठार के प्रमुख फसल क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन ए दाल, बी कपास, सी मूंगफली, डी गेहूँ। तो आपको आंसर करके बताना है। कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें और आप बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। आपको 5 सेकंड समय दिया जा रहा है। 5 सेकंड में आपको आंसर बताना है। तो दोस्तों दक्कन में जो पठार है वहाँ की प्रमुख फसल क्या है, कौन सी ऐसी फसल है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वहाँ के लिए, और ये आपके क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दक्कन के पठार में जो प्रमुख फसल है वो है आपकी कपास, ठीक है दोस्तों। क्या है दोस्तों, कपास। दक्कन जो मुख्य फसल है ये आपकी कपास है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आपके क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आ सकते हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 16। अधिक ऊंचाई की उड़ान पर विमान के अंदर का दाब क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि स्टूडेंट एग्ज़ाम के टाइम पे कंफ्यूज हो जाते हैं बड़ा क्वेश्चन दे करके, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना। हमें क्वेश्चन को पहले पढ़ना है ध्यान से, उसके बाद आंसर करना होता है। फिलहाल अभी यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताना है। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, जिसमें आपको 5 सेकंड में आपको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों अधिक ऊंचाई की उड़ान पर विमान के अंदर का दाब क्या होता है। ऑप्शन ए बाहर के दाब से कम होता है, ऑप्शन बी बाहर के दाब से ज़्यादा होता है, अधिक होता है, ऑप्शन सी बाहर के दाब जितना ही होता है जिसे वायु पंपों द्वारा कायम रखा जाता है, ऑप्शन डी सामान्य आर्द्रता और आंशिक निर्यात। तो दोस्तों इसमें आपको आंसर करके बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ठीक है दोस्तों। अधिक ऊंचाई पर अगर प्लेन जाता है, ठीक है, तो बाहर के दाब जितना ही उसका दबाव होता है, लेकिन उसके अंदर जो पाइपिंग सिस्टम होता है, कुछ टेक्नोलॉजिकल सिस्टम बनाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो बैलेंस करके रखता है, और बैलेंस करके रखने के कारण जो है ज़्यादा दबाव नहीं बनता है। सी आपका ऑप्शन दिया हुआ, बाहर के दाब जितना ही होता है जिसे वायु पंपों द्वारा कायम रखा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका आंसर है, ध्यान रखिएगा, आपके क्वेश्चन के लिए वेरी वेरी, आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 17। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है, पुलिस, एसएससी और बहुत सारे एग्ज़ाम्स में। तो ध्यान रखिएगा ये इसका आंसर क्या होगा या इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो क्वेश्चन आपका बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कांग्रेस के किस क्षेत्र सत्र में पहली बार वंदे मातरम गाया गया, ठीक है। जो कांग्रेस के उस समय कांग्रेस के जो सत्र हुआ करते थे, सत्र बुलाए जाते थे, ठीक है, तो उसके किस सत्र में, किस ईयर में वंदे मातरम गाया गया था, ठीक है दोस्तों। तो आपको आंसर करके बताना है कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कांग्रेस के किस सत्र में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। ऑप्शंस आपके हैं, ऑप्शन ए 1896, ऑप्शन बी 1901, सी 1923, डी 1903। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके बताएं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा 1896। ठीक है दोस्तों, श्री बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने जो है कांग्रेस के किस क्षेत्र में पहली बार वंदे मातरम गाया? 1896 में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य, क्वेश्चन नंबर 18, भारत के किस राज्य में चांदी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? आपके ऑप्शंस हैं, ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटका, डी गुजरात। दोस्तों आपको बताना है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे चांदी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। आपको समय दिया जा रहा है, आपको 5 सेकंड का समय। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। भारत के किस राज्य में चांदी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात। दोस्तों आपको आंसर बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शंस में। दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों भारत में राजस्थान में चांदी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन आपका सही है। भारत में जो चांदी है, प्रचुर मात्रा में चांदी जो है राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि चांदी जो है प्रचुर मात्रा में राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किसी वर्ष 2015 में भारत रत्न प्रदान किया गया? ऑप्शन है आपके, सचिन तेंदुलकर, बी CNR राव, सी मदन मोहन मालवीय, डी भीमसेन जोशी। तो दोस्तों आपको बताना है कि वर्ष 2015 में भारत रत्न किसे प्रदान किया गया? चारों लोगों में से, चारों ऑप्शंस में आपको करेक्ट आंसर बताना है कि किसको जो है 2015 में भारत रत्न दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट करके बताएं, कमेंट करके हमें बताएं कि किसको जो है जो भारत रत्न की उपाधि भारत रत्न प्रदान किया गया। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर आपका होगा मदन मोहन मालवीय। ठीक है दोस्तों, श्री मदन मोहन मालवीय को जो है भारत रत्न से नवाजा गया 2015 में। ठीक है, 2015 में श्री मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न से नवाजा गया। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका 20। दोस्तों मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपसे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ या क्विज करवा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन अरिहंत प्रैक्टिस सेट से लिए गए हैं जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया है। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर से प्रैक्टिस करें। इसकी ये आपका आज जो है पार्ट 1 है, मैं पार्ट 2 पार्ट 3 लगातार कंटिन्यू लेके आऊँगा। ठीक है, तो जितनी भी प्रैक्टिस सेट है, इसके प्रैक्टिस सेट आप लगाते जाइए। इसकी PDF आप हमारे PDF सेक्शन से डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करें। और कहीं दिक्कत होती है आपको किसी चीज़ की, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उसी तरह से इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। और अगर क्वेश्चन समझने में या सेशन समझने में कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो चैनल को लाइक करें। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये एक एग्ज़ाम से संबंधित जो ये आपका सेशन चल रहा है ये आपके दोस्तों के भी काम आए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका है, स्वर्ण मंदिर किस सरोवर के मध्य में है? ये जो निम्न में जो ऑप्शन दिए हुए हैं, निम्न ऑप्शन में से जो है स्वर्ण मंदिर जो है किस सरोवर के मध्य, सरोवर मतलब तालाब होता है, तो स्वर्ण मंदिर किस सरोवर के मध्य में? ऑप्शन आपके आनंद सरोवर, सिख सरोवर, अमृत सरोवर, खाली सरोवर। ठीक है, तो आपको आंसर करके बताना है। 5 सेकंड का टाइम आपको देता हूँ। आप 5 सेकंड में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, स्वर्ण मंदिर किस सरोवर के मध्य में है? दोस्तों स्वर्ण मंदिर बताना है आपको किस सरोवर के मध्य में है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अमृत सरोवर, जब करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो स्वर्ण मंदिर है ये स्वर्ण मंदिर जो है अमृत सरोवर के मध्य में है। ठीक है दोस्तों, स्वर्ण मंदिर आपका जो है अमृत सरोवर के मध्य में है। तो ये आपको याद रखना है। ये आपकी इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, इसी का पार्ट 2 आपको अगली वीडियो में प्राप्त हो जाएगा। तब तक के लिए वेट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। और जैसा कि मैंने बताया, अगर आप प्रैक्टिस सेट डाउनलोड करना चाहें तो हमारा प्रैक्टिस सेट PDF के रूप में यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF फाइल की लिंक मिल जाएगी। वहाँ से आप प्रैक्टिस करने के लिए आप जो है इसको डाउनलोड करें और प्रैक्टिस करें। ठीक है, रिवीजन करते रहें। अभी आप में ये क्वेश्चन आंसर जो मैंने करवाए हैं, जो प्रैक्टिस मैंने करवाई है, ये मैंने खुद से आपको करवाई है, लेकिन नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा कि ये कुछ तैयार किया जाए। कुछ में क्या आपसे
क्वेश्चन करवाया जाए, ठीक है, आपको ही आंसर करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ और PDF डाउनलोड करें और हमारे चैनल को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।